फॉक्सनट ये काफ़ी पॉपुलरली नोन नहीं है अभी काफ़ी सारे पार्ट्स में, बट जब से उसको जीआई टैग और सुपर फूड का एक टैग मिला हुआ है तब से उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा बॉक्स ला के दिया जिसमें 2 मखाना के पैकेट्स थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो टाइम पे मुझे मखाना क्या होता है पता नहीं था। आई एट इट एंड आई फेल्ट इट वॉज वेरी गुड। इट वॉज नॉट स्टिकिंग टू योर टीथ एंड इट वॉज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा था। बाद में जाके मैंने जब पैकेजिंग पे उसके बेनिफिट्स और क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ देखा, तब मुझे जाके पता चला कि भाई साहब ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो हेल्थ बेनिफिट के साथ टेस्टी भी होती है और स्नैकी भी होती है। सो उसके बाद जाके चालू हुआ वो फेज़ जब मैंने जाके रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसका मेजॉरिटी पार्ट तो बिहार में बन रहा है, हमारे इंडिया में बन रहा है। बाकी वर्ल्ड तो हमसे ये खरीद रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है हमसे। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी सुपर प्रीमियम है जो आज के मार्केट में है। तो इसकी वजह से मैंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किया। मैंने बिहार के कुछ एक प्लांट्स विजिट किए पूर्णिया में एंड मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग सेक्टर लगा। और लोगों को लगता है कि मखाना मतलब बस रोस्ट करके फ्लेवर में हम लोग खा लेंगे, बट मखाना का उधर तक ही एडवांटेज नहीं है। बट काफ़ी लोग उसे मिल्क में खाते हैं, काफ़ी लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, काफ़ी लोग उसका पाउडर बना के दे मेक डिफरेंट रेसिपीज़। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, वर्ल्ड के लीडिंग डाइटिशियंस और डॉक्टर्स ने मखाना के वेरियस बेनिफिट्स और वेरियस रेसिपीज़ डाल रखी है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुभम महाजन, जो कि फाउंडर हैं प्रेप स्मार्ट के और दूसरे कई बिजनेस में भी एंट्री कर चुके हैं। आइए सर, आपसे जानते हैं सबसे पहले किस तरीके का आपका बिजनेस है और एडटेक के बाद आप दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं पैकेजिंग में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बेसिकली एडटेक के बाद में ये काफ़ी एक डिफरेंट और ड्रास्टिक सेक्टर जिसमें हम लोग जा रहे हैं, विच इज़ फूड पैकेजिंग बिजनेस। एंड हम लोग प्राइमरीली फॉक्सनट, लोटस सीड या मखाना पॉपुलरली जो इंडिया में हम लोग बोलते हैं, हम लोग वो बिज़नेस में जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि फॉक्सनट ये काफ़ी पॉपुलरली नोन नहीं है अभी काफ़ी सारे पार्ट्स में, बट जब से उसको जीआई टैग और सुपर फूड का एक टैग मिला हुआ है तब से उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। बिकॉज कॉन्शियसली लोग हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो उसका कंजम्पशन भी इंडिया में काफ़ी ऑन द राइज है, डिमांड भी ज़्यादा है। और मज़े की बात ये है कि उसमें ज़ीरो ग्लूटेन होता है, देर इज़ नो फैट, इट हैज़ गॉट हाई प्रोटीन, देर आर एंटीऑक्सीडेंट्स, देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स जो डॉक्टर लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। बट अभी जाके उसको जो फेम वो एक प्रोडक्ट को मिलना चाहिए, एक फूड को मिलना चाहिए, वो अभी जाके मिल रहा है। तो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके लोगों तक ये सही सही प्रोडक्ट पहुंचाए, ताकि लोगों के हेल्थ का जो एक फैक्टर है जो बाकी स्नैक्स की वजह से अफेक्ट होता है, वो हम लोग टेक केयर कर सकें। सर, आपने 2020 में एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया, उसके बाद आप ट्रांजिशन है एक एफएमसीजी बिजनेस की ओर, ये किस तरीके से आप देखते हैं और इसका आइडिया कैसे आया आपको? हाँ जी। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी अलग और एक्सट्रीम सेक्टर्स हैं। करीबन 6 महीने पहले मैं एक फ़्लाइट ले रहा था गोवा के लिए। तो फ़्लाइट में मुझे काफ़ी आई वाज़ वेरी हंग्री। तो फ़्लाइट शॉर्ट फ़्लाइट होती है मुंबई टू गोवा। तो फ़्लाइट में मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी एंड टर्बुलेंट वेदर की वजह से उस दिन सर्व नहीं करने वाले थे। तो आई वाज़ वेरी हंग्री। तो मैंने रिक्वेस्ट किया जो स्टूवर्डेस थी कि प्लीज़ इफ़ यू कैन हेल्प मी आउट विद समथिंग दैट वुड बी रियली ग्रेट। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा बॉक्स ला के दिया जिसमें 2 मखाना के पैकेट्स थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो टाइम पे मुझे मखाना क्या होता है पता नहीं था। आई एट इट एंड आई फेल्ट इट वॉज वेरी गुड। इट वॉज नॉट स्टिकिंग टू योर टीथ एंड इट वॉज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा था। बाद में जाके मैंने जब पैकेजिंग पे उस पर बेनिफिट्स और क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ देखा, तब मुझे जाके पता चला कि भाई साहब ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो हेल्थ बेनिफिट के साथ टेस्टी भी होती है और स्नैकी भी होती है। सो उसके बाद जाके चालू हुआ वो फेज़ जब मैंने जाके रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इसका मेजॉरिटी पार्ट तो बिहार में बन रहा है, हमारे इंडिया में बन रहा है। बाकी वर्ल्ड तो हमसे ये खरीद रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है हमसे। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी सुपर प्रीमियम है जो आज के मार्केट में है। तो इसकी वजह से मैंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू किया। मैंने बिहार के कुछ एक प्लांट्स विजिट किए पूर्णिया में एंड मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग सेक्टर लगा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक प्रॉपर ब्रांड इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो सर, आपने ब्रांड बनाने के बाद कस्टमर प्रेफरेंस में कितना बदलाव आया है सुपर फूड को लेकर, और किस तरीके से अभी आगे आप इसका बड़ा मार्केट देख रहे हैं? हाँ, तो बेसिकली इसका जो टोटल मार्केट है वो 2 तरीके में बटा हुआ है। एक जिनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है और दूसरा जिनको एजुकेशन नीडेड है, मतलब दे आर हेल्थ कॉन्शियस, बट उनको एक रिक्वायरमेंट है कि एक पुश करके उनको पता चले कि भाई ये क्या होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं। तो ये 2 सेगमेंट में अगर हम लोग देखें तो इसका काफ़ी बड़ा मार्केट है। आज के डेट में इंडिया में इसका कम से कम 25 से 30 करोड़ का मार्केट है। हाँ जी, मतलब द यूज़र्स का मार्केट बोल रहा हूँ मैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो ऑन एन एवरेज, बिकॉज ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो $243 मिलियन इज़ व्हाट वी कैन अप्रॉक्सीमेटली कंक्लूड कि इसका मार्केट आज के डेट में इंडिया में है। और ये है जबकि काफ़ी अनटैप्ड है और काफ़ी अनअवेयरनेस है इंडिया में। तो मैं समझता हूँ इसका 10x ईजिली विद अवेयरनेस आ सकता है। द ओनली थिंग इज़ प्राइसिंग।
प्राइसिंग के ऊपर मतलब इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, सीजनल है। अगस्त तक इसका ये सीडिंग्स होता है, उसकी वजह से काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कैसा क्वालिटी आएगा, क्या आएगा, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी। बट आई थिंक कि वी विल बी मोस्टली एन एजुकेशनल कंपनी एज वेल, अलॉन्ग विद बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अवेयरनेस बेस्ड। हाँ जी। तो इससे पहले भी सर आप एफएमसीजी बिजनेस में रहे हैं, उसका कितना आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा इस बिज़नेस में जाने के लिए, जो कि काफ़ी नीच बेस्ड है, क्योंकि इसमें प्रीमियम कस्टमर ज़्यादा हो सकता है जुड़े, तो उससे कितना अलग होगा जो आप इससे पहले एफएमसीजी बिजनेस कर रहे थे? तो इसके पहले जो मेरा बिज़नेस था उससे इस बिज़नेस का काफ़ी कुछ रिलेटेड है। जैसे कि ये बिज़नेस में अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक और क्वालिटी, ये दो सबसे मेन पैरामीटर्स है कि आप उसे कहाँ से सोर्स कर रहे हैं और उसे कैसे आप अपने लोकेशन तक या वेयर हाउस तक लेके आ रहे हैं, पैकेज करके आप कैसे कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं। बाकी तो मार्केटिंग इज़ एज इट इज़। देखो सारे स्टार्टअप्स में मार्केटिंग 19-20 वही होता है, बस स्ट्रैटेजीज चेंज होती है। इन केस ऑफ मखाना लकीली ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको जीआई टैग और सुपर फूड की वजह से ऑलरेडी इट्स अ फेमस प्रोडक्ट। इट्स लाइक अ सेलिब्रिटी फूड स्नैक प्रोडक्ट इन टुडेज डे। और लोगों को लगता है कि मखाना मतलब बस रोस्ट करके फ्लेवर में हम लोग खा लेंगे, बट मखाना का उधर तक ही एडवांटेज नहीं है। बट काफ़ी लोग उसे मिल्क में खाते हैं, काफ़ी लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, काफ़ी लोग उसका पाउडर बना के दे मेक डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, वर्ल्ड के लीडिंग डाइटिशियंस और डॉक्टर्स ने मखाना के वेरियस बेनिफिट्स और वेरियस रेसिपीज डाल रखी है। सेक्टर में हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड है कि हमें ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी मेहनत होगी ज़्यादा करके लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी मेंटेनेंस एंड कैसे, मतलब बिकॉज वी आर सोर्सिंग इट फ्रॉम अदर प्लेस, वी आर सोर्सिंग इट फ्रॉम बिहार, तो वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, जिससे कि हमारा एक क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन रहे इसको लेके। सर आपने मार्केटिंग की बात करी, मार्केटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रोस्पेक्ट में। जैसे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं या दूसरी कई बड़ी कंपनीज हैं, उनसे कैसे अलग होगा और आप कैसे मार्केट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ही नीच प्रोडक्ट है। हाँ जी। उतना बड़ा स्पेयर नहीं है, उतना राइट। बड़ा रेंज नहीं है, राइट। वो कितना बड़ा चैलेंज है? जैसे मैं आप पहले आपका आखिरी सवाल लूँगा कि आपके पास एक निश प्रोडक्ट है। हमारा मोटा मोटा प्लान अगले 1 से 3 साल के लिए कि हम लोग मखाना में खुद को एस्टैब्लिश कर ले। आज के डेट में इंडिया में ऐसा कोई भी मखाना का ब्रांड नहीं है जो इंडिपेंडेंटली इट्स अ मखाना ब्रांड, इट्स लाइक अंडर सम अदर बैनर। इट माइट बी हैविंग सम अदर प्रोडक्ट्स और फूड और ड्राई फ्रूट्स और समथिंग लाइक दैट, एंड मखाना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. We want to establish ourselves as a niche makhana product company at the start, and then probably invest into another, launch some other superfoods, but we are primarily going to be only health conscious superfood company. That's one thing for sure. मखाना जैसे कि आपने बोला कि मखाना बिजनेस काफ़ी अलग है, मतलब टाटा वगैरह इन सब से आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सो मेरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अगेन यही है कि एक क्वालिटी चेक जो दूसरी कंपनी भी कर रहे होंगे, बट हम लोग उसके साथ एक अवेयरनेस फैक्टर भी लेके आएंगे जो कि आज के डेट में नहीं है। मतलब प्रोडक्ट बस सुपर चेन्स में प्लेस करना और उस प्रोडक्ट के बारे में 10 लोगों को जाके बताना एंड अवेयरनेस क्रिएट करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सो वी आर गोइंग टू बी अ 50% प्रोडक्ट कंपनी एंड 50% एन अवेयरनेस बेस्ड कंपनी एज वेल। सर आपने अवेयरनेस बेस की बात करी, आपका जो एडटेक का एक्सपीरियंस है वो इसमें काफ़ी अहम रहने वाला है, उसके बारे में बताइए। वहाँ से आप जो बेसिस जो लर्निंग लेके जाएंगे वो इसमें कैसे इम्प्लीफाई करेंगे? सबसे पहला लर्निंग तो ये कि यार मतलब स्टार्टअप में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होगी, काफ़ी सारे मेरी जो स्ट्रैटेजीज है वो फेल हो जाएगी, ऐसे सारे मतलब एक्सपीरियंस आने वाले हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को ही शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ पिवट कि भाई ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो व्हाट इज़ द प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। कैसे आपको मतलब जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसको कैसे आपको पार करना है। तो मेरे एडटेक वाले स्टार्टअप ने तो मुझे ये सिखा दिया है कि भाई कोरोना आ गया तो आपको ऑनलाइन जाना है, कोरोना गया तो आपको तुरंत ऑफलाइन जाना है, ऑफलाइन में मार्केट बैठ रहा है तो आपको एनालाइज करना है क्यों बैठ रहा है। ये सारी चीज़ें ना आपको मतलब सिखा देता है एज अ एंटरप्रेन्योर, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, कि आप पिवट कैसे लेते हैं। और ये चीज़ आज के स्टार्टअप में काफ़ी नेसेसरी है, बिकॉज आज के डेट में सारे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी स्टबन होते हैं कि भाई मतलब मेरा आइडिया, मेरा ईगो, और फिर वो आइडिया फेल होते जाता है, फिर भी दे विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग मनी, बर्निंग कैश इनटू इट। सो मेरा ये मानना है कि अगर लेट्स सपोज मुझे एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, हालांकि मैंने एक पायलट किया हुआ है पहले 6 महीने का मखाना बिजनेस के लिए, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी डिलीवर्ड 200% ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो एक बार वो पायलट सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग फिर मेन बिजनेस में जाते हैं। सो इवन इफ सम थिंग्स गो रॉन्ग वी विल सिट एनालाइज एंड विल चेंज द वे द थिंग्स आर बीइंग एड्रेस्ड, और वो एक बहुत बड़ा लर्निंग है मेरे पिछले स्टार्टअप से। नहीं, आपने मखाना सुपर फूड की बात करी, क्या इसके अलावा दूसरे और बिजनेस में जाएंगे? जैसे दूसरे और ड्राई फ्रूट्स हैं, सुपर फूड्स हैं, वो इसलिए क्योंकि 95% मार्केट इंडिया की अभी अनटैप्ड है या अनरेगुलेटेड या अनपैक्ड है, खासकर ड्राई फ्रूट्स में। उसको लेकर आपका क्या प्लान? हाँ जी, मतलब इन द लॉन्ग टर्म वी आर एक्चुअली प्लानिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एज लॉन्ग एज इट इज़ अ
health conscious, this thing, health benefit related food product will be into it. That's the thing that we are planning in the long term. अभी के लिए पहला हमारा रोड मैप है पहले 1 से 3 साल का, जिसमें ऑलरेडी आई हैव गॉट गुड इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, आई हैव गॉट को वर्कर को CXO टीम ऑन बोर्ड, आई हैव गॉट फिनोमिनल रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ओवर, बिकॉज मैंने आपको सही बताऊँ तो मैंने ना लिंक्डइन पे कुछ डाला था, ना मैंने किसी की इन्वेस्टर को पिच किया, ना मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिया है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आई एम स्टार्टिंग दिस वेंचर एंड हुएवर इज पैशनेट ऑफ बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल एंड अ वेरी गुड ब्रांड विथ मी इन फूड एंड हेल्थ कॉन्शियस सेक्टर, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले दिन में वो वीडियो के बाद 100+ लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया था कि हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें से कुछ लोग दे वांटेड टू गिव मनी, some people wanted to work, some people are good in food, उनका food का knowledge अच्छा है, so this is how different set of people came in touch with me and काफ़ी एक वीक के अंदर हमारा एक टीम बन गया कंटेंट मार्केटिंग। हाँ जी। तो सर मखाना में इसके बाद कई बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, उसको लेकर सर आपका क्या प्लान है? क्या इसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री को इवॉल्व करेंगे और बाय प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जिसमें शायद ज़्यादा मार्जिन भी रहे और आपका एक अलग से प्रोफाइल या पोर्टफोलियो बन सकता है मखाना के अंदर ही? हाँ जी, तो इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है जैसे पैकेजिंग में आता है आजकल में, सो करंटली वी आर वर्किंग विथ 4 फ्लेवर्स विच इज़ हिमालयन सॉल्ट, चेडर चीज़, पुदीना एंड पेरी पेरी। So these are the 4 flavors that we are working on. In the longer run, we are doing a lot of R&D on coffee and chocolate. ठीक है, now chocolate, even as I say, we are a superfood company. तो जो chocolate का content भी है हम लोग ऐसे बना रहे कि उसमें sugar नहीं हो और उसमें health benefit हो, जो भी हो. That is why there is a lot of R&D done and we are not rushing into it. But मोटा within the next 6 months period of time. So today we are into, I'll suppose we are in October, by April, May, we'll be launching these 4 flavors in packaged form. ऑल अक्रॉस इंडिया। तो सर आपने बिहार की बात की, बिहार में ही ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहाँ से पैकेजिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना कितना मुश्किल होगा? या फिर आप कुछ बड़ा पायलट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और उससे कहाँ मैन्युफैक्चर? हाँ जी, तो बेसिकली हमारा प्लान ये है कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल है वो बिहार से सोर्स होगा, पूर्णिया से, और हमारा वहाँ पे इन प्लांट पूरा रिसोर्सेज है, ऑलरेडी है, टीम सेटअप है वहाँ पे, जो वहाँ पे ध्यान रखेगी कि कैसा क्वालिटी ऑफ माल बाहर निकल रहा है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि माल अलग अलग प्रोड्यूस होता है, इट्स अ सीजनल बेस्ड प्रोडक्ट जो सीड आती है वो। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई में एक फैसिलिटी हमने ऑलरेडी वी हैव फाइनलाइज्ड अ फैसिलिटी वेर इन द वर्क ऑफ sorting it out, quality check, and then sending it for packaging and flavoring and whatever stuff is there in the next few steps of protocol will be taken care in Mumbai. So हमारा in-house packaging ये रहेगा, पूरा facility रहेगा इस चीज़ के लिए। सर मखाना को एक एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट माना जाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है 10x 20x है, उसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्या एक्सपोर्ट्स में जाना चाहेंगे? वो शायद आपकी फंडिंग में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है या ब्रांड बनाने में काफ़ी हेल्प? Definitely, in the long run, once our credibility is up to a good level and we are doing good after a year or so, sorry, we plan to go into exports. But पहले हमें इंडियन मार्केट को थोड़ा सा declutter करना है. We want to explore the Indian market and then definitely after establishing ourselves up to some extent यहाँ पे we would definitely like to explore outside वाला market. और आउटसाइड वाले मार्केट जैसे आपने सही बोला कि यार 10x 20x प्रॉफिट है वहाँ पे, लिटरली द मार्जिन्स आर वेरी हाई बिकॉज इंडिया से सोर्स हो रहा है। दूसरा चीज़ कि शार्क टैंक इंडिया में कई साल पहले ये प्रोडक्ट पिच हो चुका है और वो प्रोडक्ट आज के डेट में काफ़ी अच्छी फंडिंग उठा के काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट आज के डेट में भी वो बिहार से ही इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बाकी सारे कंट्रीज़ में प्रमोट करना और पुश करना इज़ वेरी इजी, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी वुड गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके पहले इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक्सपोर्ट्स में भी आगे जाना चाहेंगे। सर आपका एड टेक में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, आप कैसे देखते हैं आप इंडियन एड टेक इंडस्ट्री को, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है या इसमें कुछ बीच में काफ़ी कुछ हुआ, चाहे वो बायजूस की बात हो या फिर दूसरे कई स्टार्टअप्स की बात हो? आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज वी आर अ रिजल्ट ड्रिवन कंपनी। लाइक हम लोग स्टूडेंट के ऊपर और उसके स्किल सेट के ऊपर काम करते हैं। वी आर नॉट रेवेन्यू ओरिएंटेड कंपनी, बट बिकॉज ऑफ दिस यूएसपी दैट वी हैव, दैट वी आर अ रिजल्ट ड्रिवन कंपनी, हमारा काफ़ी एडवांटेज, क्रेडिबिलिटी काफ़ी ग्रो हुआ। सी एडटेक आपको भी पता है पिछले 4 साल में मैं नाम नहीं लूँगा बट कंपनियाँ नीचे जा रही है और उसकी वजह से अल्टीमेट नुकसान तो बच्चों और पेरेंट्स का हो रहा है बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट होता है, एक का टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, एक का पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन स्टेक के ऊपर होता है। तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के चक्कर में कंपनियाँ ऑफन स्पाइरल डाउन हो रही है। दिस इज़ वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन एडटेक्स। काफ़ी सारे टीचर मुझे अप्रोच करते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग से आते हैं, बोलते हैं 3-3 4-4 महीने से सर हमारा सैलरी नहीं हुआ है करके, एंड दोज आर बिग कोचिंग्स लाइक चार्जिंग वेरी हाई फीस। सो ये सारा इशू आज के डेट में ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। हम लोगों ने ये मेंटेन रखा है, मतलब मेरा ये मेंटालिटी था कि वी विल ग्रो वेरी स्लो
बट वी विल ग्रो विद द राइट अप्रोच एंड विद द राइट आइडियोलॉजी, जो कि हमारा मतलब फोकस है कि पहले क्रेडिबिलिटी, रिजल्ट्स और स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पहला ये है। भले ही हम लोग लॉस कर लें, जो भी कर लें, बट बाय गॉड्स ग्रेस अब तक हमने कभी लॉस नहीं किया। वी हैव बीन ग्रोइंग वेरी गुड एंड आवर वैल्यूएशंस आर आल्सो वेरी गुड राइट नाउ, बट इन द नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग ऑन स्केलिंग अप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन मैं इसीलिए इतना स्लो एक्सपांड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफलाइन सेंटर्स काफ़ी स्पीड में एक्सपांड करने के चक्कर में मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स को नीचे जाते हुए देखा और डाइल्यूट होते हुए देखा है। सो मुझे वो डिग्रेड नहीं करनी है क्वालिटी। एक प्रेप स्मार्ट का ब्रांड जो अब तक बन चुका है, मुझे उसे ऊपर लेके जाना है, तो उसको स्लोली एंड स्टेडीली विदाउट बीइंग ग्रीडी उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और आप जिस मार्केट में ऑपरेट करते हो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत या इट्स कैपिटल एक्सपेंड, अगेन इट डिपेंड्स। कैश बर्न रोकना इज़ वेरी इजी इन एडटेक बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज शो क्वालिटी एजुकेशन और फूड, दो ऐसे सेक्टर है जिसमें अगर क्वालिटी है तो कोई भी पैसे डालने को डरेगा नहीं। ये ऐसे सेक्टर जो आपके कस्टमर विल ट्रूली इन्वेस्ट इन यू इफ़ क्वालिटी इज़ देयर। बाकी चीज़ों में 19-20 चीज़ें चल जाती है, बट एजुकेशन और फूड को लेके कोई रिस्क नहीं उठाता है कभी। तो एक बार आपने वो कन्विंस कर लिया, वो क्रेडिबिलिटी ला दी मार्केट में कि अच्छा ये है, इतना बड़ा कोचिंग नहीं है या इतना बड़ा टेक नहीं है, बट है क्वालिटी, पीपल विल इन्वेस्ट। इन दैट वे वी आर वेरी सेफ दिस डेज। सर वैल्यूएशंस को लेकर काफ़ी बात हुई एडटेक बिजनेसेस में। जो मैंने डेटा देखा उसमें ये था कि स्कूल एजुकेशन का जितना वैल्यूएशन है या जितनी बड़ी मार्केट है उससे भी 2x ज़्यादा इनका प्रोफेशन वाले जितने भी ऐप्स हैं एडटेक स्टार्टअप्स हैं उनका वैल्यूएशन था। उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे या फिर वो कितना बड़ा गिमिक है? एक्चुअली उसको आप गिमिक ही बोल सकते हो। देखो, बिकॉज वैल्यूएशन एक हाइपोथेटिकल फिगर होता है, वो एक आपके इमोशन के साथ जुड़ा होता है और आपका एक हाइपोथेटिकल फिगर एक निकाल के आप बाहर निकाल देते हो। ठीक है, वैल्यूएशन से कुछ नहीं होता है। मतलब एक्चुअली अगेन आई ऑलवेज से कि रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सेक्टर में पैरामीटर चेकिंग होना चाहिए कि एक स्कूल में से 100 बच्चे निकल रहे हैं तो उसमें से स्किल बेस्ड कितना, मतलब बच्चे अलग अलग सेक्टर में गए, कोई स्पोर्ट्स में गया, कोई किस में गया। कोचिंग सेंटर्स आजकल अपना वैल्यूएशन अपने रेवेन्यू के ऊपर, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपने कितने वो सेक्टर्स डाइवर्स करते जा रहे हैं उसके ऊपर निकालते हैं। तो वो गलत है, क्योंकि आज के डेट में अगर XYZ कोचिंग JEE में चालू करता है, उसको फंडिंग मिलने के बाद वो MBA भी चालू कर देता है, UPSC भी चालू कर देता है, MTech भी चालू कर देता है, फिर उसका वैल्यूएशन उतना X बढ़ते जाता है। हालांकि उसका MTech या MBA या जो भी सेक्टर वो कुछ काम नहीं कर रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हवा में होती है। मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स, आपको भी पता है, रिसेंटली $22 बिलियन स्टार्टअप्स हैव कम डाउन टू जीरो। सो वैल्यूएशन इज जस्ट अ गिमिक। सर इसके अलावा आपने बात करी कैसे कि हम उसका इन्वेस्टमेंट करें एक्टिविटीज़ का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर एक स्टूडेंट के तरीके से देखें तो आज जैसे कॉर्पोरेट में एक काफ़ी स्किल बेस्ड काम हो रहा है, अगर उस तरीके से देखें तो ऐसे स्टार्टअप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं जो स्किल बेस पे ज़्यादा फोकस करें ना कि प्रिपरेशन स्टार्टअप? हाँ जी, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। और ये एक हमारा उतने लेवल पे तो नहीं जो लेवल पे आप पूछ रहे हो, बट मैं मेरे बच्चों में ये इन्फ्यूज़ करने का ट्राई करता हूँ कि उनमें ना जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट हो, या तो फिर इवन इफ दे गेट इनटू स्टार्टअप तो वो स्किल्स हो, वो एक उनमें फैक्टर हो, अलग सा फैक्टर। बस पढ़ाई करके आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, और अगर मिल भी गई तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे बिकॉज आपके पास स्किल सेट नहीं है। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार IIT में 38% नौकरियाँ नहीं है, IIM में जॉब नहीं मिल रहे, ये हालत है कंट्री का। तो आपको कोई कंपनी तभी नौकरी देगी जब उसको आप में एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई नज़र आएगा जो उसके क्लाइंट्स हैंडल कर सकता है, जो डिप्लोमेटिकली स्किलफुली उसका बिजनेस चला सकता है, राइट। अगर आप में ये सारी स्किल्स नहीं है तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हायर। तो कंपनियों को दोष देके फ़ायदा नहीं है यार, रिक्रूटमेंट उतना ही है आज के डेट में, कम नहीं हुआ है। कंपनियों को ज़रूरत तो है बिजनेस बढ़ाने के लिए, बट वो स्किल ना कहीं कम होते जा रहा है। और नॉलेज, बस बच्चों के पास नॉलेज है, बट वो नॉलेज को अप्लाई करके वो स्किल में कैसे कन्वर्ट करना है वो उनके पास आज के डेट में वो ब्रिज नहीं है। तो हम लोग एज एन एडटेक ट्राई करते हैं कि बच्चों के साथ स्किल बेस्ड एक्टिविटी ऑन अ डेली वीक वी प्रैक्टिस इट विद देम, लाइक ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सेशंस, देन डिबेट सेशंस, उनके साथ अलग अलग डिस्कशंस, काफ़ी सारे आउटडोर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर, दिस शुड बी देयर। नाउ ये सारी चीज़ें स्कूल में और अगर कोचिंग क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो गई तो मतलब बच्चे का पहले से ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा। फिर आगे जाके जैसे कि आपने बोला कि स्टार्टअप्स आ सकते हैं ये स्किल ड्रिवन सेक्टर में, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर है, उससे काफ़ी बड़ा एक चेंज आ सकता है इंडिया के जॉब सेक्टर में। खासकर इसमें रिजल्ट फ़ौरन दिखने लगेंगे, रिजल्ट फॉरन दिखने लगे। उतना देर से नहीं जितना वो 6 साल में अगर कोई एग्जैक्टली, IIT जी पास करेगा तो। राइट। सर एक और ट्रेंड हमने देखा इस पूरे टेक स्टार्टअप्स के फ्लरिशिंग में कि सेलिब्रिटी टीचर्स बनने लगे हैं। अब वो सेलिब्रिटी टीचर्स अपने स्टार्टअप चलाते हैं, उनके टेक स्टार्टअप काफ़ी बड़े बड़े रेवेन्यू भी हासिल कर रहे हैं। वो ट्रेंड कैसा है और क्या इसको टीचिंग करियर को फ़ायदा हुआ है या फिर आप उसको एक बहुत बड़ा
लूप होल मानते हैं इस सेक्टर का कम से कम? लूप होल तो नहीं बोल सकते, बट इट्स लाइक या इट्स लाइक अ बबल, बिकॉज एक टीचर आके सेलिब्रिटी तो बन जाता है यूट्यूब के ऊपर, बट वो टीचर सब बैचेस और सब स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता है। तो पेरेंट्स तो वो टीचर को, या बच्चे तो टीचर पे इम्प्रेस होके वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो टीचर, बिकॉज वो सेलिब्रिटी बन चुके तो टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मैनेजमेंट ज़्यादा है, मतलब उसके फंडिंग उठा ली है तो बाकी के मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती है। तो देन ही हायर्स अदर टीचर्स। तो फिर उसके बाद में डिसअपॉइंटमेंट आता है कि नहीं यार वो टीचर नहीं है, बाकी टीचर है, तो हमें थोड़ा सा मतलब वो फिर सब पार ये हो जाता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, फिर वो एक्सपेक्टेशन नीचे आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है कि आजकल कोचिंग क्लासेस इस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट उठा रहे हैं कि एक कोई तो स्टार टीचर शुड बी देयर फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड देन उसके बाद में फिर उसके मार्केटिंग के ऊपर पूरा रेवेन्यू चलता है। तो मैं तो मतलब लूप होल तो नहीं बोल सकते, बट ये थोड़ा सा एक इशू बच्चों के एजुकेशन में आज के डेट में आ रहा है। सर आपके एफएमसीजी बिजनेस पे दोबारा आते हैं। सर इंडिया में जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। खासकर कई कई स्टार्टअप जो शार्क टैंक में आए उसके बाद फंडिंग के बाद भी उन्होंने अपना प्राइस पॉइंट मतलब मिनिमम प्राइस पॉइंट काफ़ी नीचे लेकर आए। अगर एक्सेसिबल बनाना है पूरी मार्केट को लेकर खासकर एफएमसीजी बिजनेस में, क्या प्राइस पॉइंट आप देखते हैं और वो उससे मिनिमम प्राइस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री एवरेज है आज के डेट में, मैं स्पेशली मखाना के बारे में बात करूंगा। मखाना तो द प्राइसेस आर एज हाइक्ड एज 200% 300% विद रिस्पेक्ट टू द बेस प्राइस जब वो वहाँ से निकलता है बिहार से। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि उसका मेंटेनेंस, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आता है वो, और उसका वापस पैकेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पकड़ के आता है। बट इवन दो आप अगर आपका बेसिक कॉस्ट पकड़ ले उसका सेल का, फिर भी आज के डेट में कोई भी एक एवरेज कंपनी 200-300% ऊपर ही उसको हाइक करके बेच रही है आज के डेट में, बिकॉज इट्स अ सुपर फूड, मतलब अगेन लग्जरियस प्रोडक्ट है काइंड ऑफ। तो ये सेलिब्रिटी प्रोडक्ट है स्नैक्स में, प्रीमियम की वजह से काफ़ी प्रीमियम लोगों से दूर चला जाता दूर चला जाता है। तो हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कम इन द मिड रेंज, है। क्वालिटी का रेशो और हमारे प्राइस का रेशो ऐसा रहे कि इवन अ कॉमन मैन जिसको इसके बारे में एजुकेशन मिल गया वो भी उसको अफोर्ड कर सके। एंड इवन किड्स, जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं वो लेस का पैकेट बहुत इजीली उठा लेते, कुरकुरे का पैकेट काफ़ी इजीली उठा लेते, तो वो भी मखाना का एक पैकेट काफ़ी इजीली उठा सकते हैं, उतना उनके प्राइस रेंज में रहे, उनके पॉकेट रेंज में रहे। तो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर रेंज। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि द प्राइस इज वेरी एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग कितना सीड्स निकल रहा है और कैसे निकल रहा है, किस क्वालिटी का निकल रहा है, तो काफ़ी वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो दैट इज़ वन वेरी बिग चैलेंज दैट वी आर फेसिंग, बट अगेन वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक वी कैन प्रॉमिस यू दैट कि कोई भी दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में ही हमारा प्राइस आगे पीछे ही रहेगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम में डाल देंगे कि कोई एक ही सेगमेंट उसको अफोर्ड कर सके और बाकी 2/3 सेगमेंट उसको अफोर्ड ही नहीं कर सके। तो सर इस बिज़नेस को लेकर आपका क्या प्लान है? ऑफलाइन मोड में ज़्यादा फोकस करेंगे, ऑनलाइन मोड में, विद रिस्पेक्ट कि आपका ब्रांड ऐसा है जिसमें आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन ज़्यादा फिजिबल होगा या फिर ऑफलाइन में आप फोकस करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी भी 80-85% मार्केट ऑफलाइन ही है। हाँ जी, हाँ जी। सो फर्स्ट 6 मंथ्स प्लान ऑफ एक्शन इज़ मोर ऑफ ऑफलाइन देन ऑनलाइन, बिकॉज हमारा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बीइंग सेटअप, और पहले 6 महीने के हमारे ऑफलाइन जब तक चैनल सेटअप हो रहे, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल स्टोर्स एंड ऑल, तब तक हमारा ऑनलाइन D2C वेबसाइट वुड बी रेडी। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि मतलब मेरा भी पहले ख्याल था कि D2C में कौन ही खरीदता होगा यार मखाना ऑनलाइन जाके, बट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 70% मखाना इज़ बॉट ऑनलाइन फ्लेवर्ड वाला। तो ये स्टडी के बाद में आई वाज प्रीटी मच कन्विंस दैट हाँ जी, मैं एक अच्छा D2C वेबसाइट बना देता हूँ तो मतलब मेरा सेल्स वगैरह प्रॉपरली चैनलाइज होगा विद प्रॉपर एक्शंस एंड ऑल। ओके सर। सर इससे पहले सबसे पहले आप एडटेक सेक्टर में आए, एफएमसीजी में जा रहे हैं, या फिर आप मखाना सेक्टर में जा रहे हैं, इसके बाद किस सेक्टर में एंट्री हो सकती है या किधर आप ज़्यादा प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं? अपना फेवरेट्स भी हो सकता है या फिर ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी टाइम से घुसना चाह रहे थे लेकिन सही समय का। देर इज़ दिस अपैरल फैशन सेक्टर, तो मैं मतलब उसमें घुस तो नहीं रहा हूँ, बोल नहीं सकते कि घुस रहा हूँ, बट एक ब्रांड है लेजी हेड्स करके, सो आई हैव इन्वेस्टेड इन देम एंड आई एम बीइंग अ मेंटर टू लेजी हेड्स। So basically, this is a brand which is going to get into aesthetic, good fitting t-shirts with the latest trends that are there. Like Zen, आपका जो Gen Z होता है उनको वो latest trends लगते हैं, yeah, fast fashion. So this is one sector that I am going to be involved in as a mentor, but not like completely, because my main focus is PrepSmart and the FMCG sector that I am getting into right now. सर फिर से एक बार एडटेक के बारे में पूछते हैं। एडटेक बिजनेस में सर आपने स्कूल एजुकेशन को देखा होगा। इंडिया में स्कूल एजुकेशन खासकर ऑन द बेसिस कि वो स्ट्रक्चर नहीं हो पाया कभी, उसके पीछे आप क्या देखते हैं मेन रीज़न? उतने स्कूल एजुकेशन मतलब 2 to
12 में अगर हम देखें तो उस तरीके से फ्रेंचाइज बेस नहीं चल पाया या फिर उसमें उतनी कंपनीज नहीं इन्वॉल्व हो पाई, उसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं? क्या वो प्रॉफिटेबल इतना नहीं है या फिर कुछ रेगुलेशंस का कारण है? आई थिंक रेगुलेशंस काफ़ी मेजर कारण है बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग, और दूसरा कारण है कि करिकुलम हमारा काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो दो तरीके के स्कूल पैटर्न्स इंडिया में चलते हैं, एक तो जो स्टेट रन और सेंट्रल रन होता है, हाँ जी। दूसरा होता है जो प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, सो दे आर डूइंग गुड प्रॉफिट्स बिकॉज उनका फीस भी उतना हाई होता है, बट अगेन 91% of the population cannot afford those fees what they are charging because crazy like engineering की फी आज के डेट में 2.5 लाख होगी और एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की फी 5.5 लाख होगी, ऐसे इतना डिफरेंस वायरल है। वायरल हो रहा था सर, हाँ तो जी 2.7 फॉर तो केजी स्टूडेंट। ये दो एकदम ही अलग तरीके से हमारे मार्केट्स चालू है आज के डेट में, तो ठीक है वो वाला मार्केट बाजू में रखते हैं, बट जो हमारा पब्लिक वाला गवर्नमेंट वाला मार्केट है, अगर उसमें गवर्नमेंट कुछ एक एनईपी अभी ला रहा है, कुछ एक रेगुलेशंस चेंज करता है, थोड़ा सा उसको आई थिंक काफ़ी हद तक थोड़ा प्राइवेटाइज करके सब्सिडी देता है ताकि क्वालिटी बढ़े पर फीस उतनी ही रहे, तो ये सारे कुछ अच्छे सोल्यूशन हैं जिससे कि लेवल भी बढ़े और उसकी वजह से एनरोलमेंट्स भी बढ़े। आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चे को डाल दो, तो आप थोड़ा सोचोगे नहीं यार बच्चे का एजुकेशन है, मेरे को 2 बार सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो क्या करेगा, तो आप उसको कोई अच्छे से डीपीएस वगैरह अच्छे से स्कूल में डाल दोगे। तो वो मेंटालिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम लोग थोड़ा सा उसको प्राइवेटाइजेशन का एक मसाला दे और फीस भी 19-20 ही रखे, तो गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी रोल प्ले करना पड़ेगा उस हद तक। लास्ट में सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी इनसाइट्स क्या रही इन सारे बिजनेस से, और आप कैसे इंडियन बिजनेस को देख रहे हैं, खासकर रिटेल सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में? कहा जाता है कि इंडिया का रिटेल मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर उसमें क्विक कॉमर्स भी आया, फिर उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, वो सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट करती हैं आज का कंज्यूमर बिहेवियर से लेकर पर कैपिटा कंजप्शन तक? करेक्ट। वो कितना बड़ा मार्केट इंडिया का आगे आने वाले टाइम में खासकर 2030 तक हो सकता है? So India का market I think so is going to increase and increase only. There is no doubt in that, especially retail market. The only thing is that आपको एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के उसमें तुरंत क्लिंग करना चाहिए। आप सोचते रहोगे तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ आज के डेट में, कितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे तो आपके मार्केटिंग और आपके क्वालिटी के ऊपर आप डिफरेंशिएटर बना के आप फिर भी मार्केट में एंट्री पा सकते हो। पहले के ज़माने में एंट्री टू बैरियर काफ़ी हाई था, अभी थोड़ा एंट्री टू बैरियर कम है बिकॉज ऑफ ऑल द ऑनलाइन सोशल मीडिया बज़ एंड एवरीथिंग, और जो ईज़ ऑफ बिजनेस भी थोड़ा इंडिया में अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया का मार्केट काफ़ी फेवरेबल मार्केट है आज के डेट में। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर आप राइट स्ट्रैटेजी और राइट कनेक्शंस के साथ आगे बढ़ते हो, थोड़ा डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है क्योंकि तुरंत सक्सेस नहीं आता है, तुरंत मतलब हाथ पैर मारने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करके अगर आप मार्केट को डिसरप्ट करते हो तो the market is very huge, there is no going back in that, like the sky is the limit. थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काफ़ी लंबा आपका ये इंटरव्यू रहा, काफ़ी लंबा सर आपका इंटरव्यू रहा, आपने काफ़ी सारी इंसाइट दी, खासकर एडटेक सेक्टर से लेकर एफएमसीजी बिजनेस से, और आपका नया वेंचर भी आ रहा है उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. थैंक यू सर।